नेपाल की ताज़ा सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने नेपाल स्थित अपने करस्पॉन्डेंट सगीर ए खाकसार साहब से बात की है। सगीर ए खाकसार साहब नेपाल में एशिया टाइम्स के लिए पिछले 5-6 सालों से विशेष संवाददाता के तौर पर हमें रिपोर्ट करते रहे हैं। सगीर साहब, नेपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? नेपाल में हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब जेनजी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया नेपाल में। और खास तौर से नेपाल की राजधानी काठमांडू से इसकी शुरुआत हुई। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है ओली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके विरोध में जो है जो युवा पीढ़ी है जेनजी, जो इस आंदोलन में उभर कर आए हैं, जेनजी का ये आंदोलन नेपाल में बताया जा रहा है। जेंजी उस पीढ़ी को कहते हैं जो पीढ़ी जो है 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई है। और ये ऐसी पीढ़ी है जो नेट की दुनिया में पैदा हुई, इंस्टाग्राम और फेसबुक और तो जैसी तमाम साइटों पर जो है सक्रिय रहती है। और जब उसने आँख खोला तो इंटरनेट का दौर शुरू हो चुका था। तो इसके पीछे यह है कि सोशल साइट पे प्रतिबंध था, लेकिन उसके बाद में जब ये आंदोलन ने तीव्रता पकड़ी, आंदोलन जब थोड़ा सा उग्र हुआ तो उसमें करप्शन का मुद्दा भी सामने आ गया कि करप्शन बहुत ज्यादा है, निपोटिज्म बहुत ज्यादा है नेपाल में। और इस तरीके से जो आज की वर्तमान जो नेतृत्व है वो कुछ युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नेपाल के विकास के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। काफी दिनों से जो है, क्या काफी कई वर्षों से कहें, 30 40 50 सालों से जो है सक्रिय है सियासत में। तो उसको लेकर एक आक्रोश फूट पड़ा लोगों में कि ये पीढ़ी जो है कुछ कर नहीं पा रही है नेपाल के विकास के लिए। और इनको हटाकर जो है नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए, ऐसे नेतृत्व को मौका देना चाहिए जो जेनजी से रिलेटेड हो, जो जेनजी से जो है एज ग्रुप में आती हो। तो ये सारी चीजें थी आंदोलन की शुरुआत की। और देखा कि किस तरीके से पूरे नेपाल में बवाल हुआ और किस तरीके से जो है नेपाल में जो है विभिन्न पार्टियों के जो है पर राजनेताओं को मारा गया, पीटा गया और हिंसात्मक जो है झड़पें हुई। और पार्लियामेंट हाउस से लेकर सर्वोच्च अदालत तक, राष्ट्रपति निवास तक को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें जो है खाली ये मुद्दा नहीं लगता है कि खाली एक सोशल साइट पे बैंड का ये मुद्दा था। बल्कि जो नेपाल के सियासी दल हैं, वो विभिन्न सियासी दल हैं, उनसे भी लोगों में बड़ी निराशा ही, युवाओं में बड़े पैमाने पर नेपाल में माइग्रेशन है, होता है। हर रोज विदेशों में नौकरी और जॉब के लिए जाते हैं, भारत सहित कनाडा, अमेरिका। तो इससे भी लोगों में आक्रोश है, था ये आक्रोश दिखाई पड़ा। और इस तरीके से जेंजी जो है एक नए नेतृत्व की बात करती है। आप हमें बताइए कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी बुनियाद में क्या चीज़ें काम कर रही थीं? क्या ये जो बातें बताई जा रही हैं, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, क्या यही इसका बेसिक है? जी, इसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार और निपोटिज्म ही है। और सूदन गुरुंग जो है एक जो है सोशल साइट्स चलाते थे हामी नेपाल के नाम से, हमारा नेपाल। और इसकी काफी लोकप्रियता थी। इसमें जो है सरकार के कुछ कथित भ्रष्टाचार से संबंधित और नेपाल के जो वर्तमान सरकार है उससे संबंधित जो है वीडियोस वगैरह डाले जाते थे। और इसके बड़ी तादाद में युवा इसके फॉलोअर्स हैं। तो इस पे जो प्रतिबंध सोशल साइट पे लगाने के बाद जो है एक तरीके से यहाँ पे लोगों में आक्रोश आ गया कि हमारे हमारे जो है बातों को, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और निपोटिज्म भी है क्योंकि उस साइट्स पे कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और अब तो सभी प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो जेंसी ने जो है शेयर किए हैं। और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से नेपाल के जो राजनेता हैं, जो नेपाल के जो है मंत्री हैं, उनके बच्चे किस तरीके से विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे जीवन शैली उनकी है और बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल है नेताओं का। और उसके बरअक्स जो है नेपाल के जो आम आवाम है, आम नागरिक है, वो किस तरीके से रोजी रोटी के लिए संघर्ष करती है, जद्दोजहद करती है। और रोजगार ना होने की वजह से किस तरीके से बाहर जाती है, मुल्कों में नौकरी करती है। तो इससे एक तरीके से इस ऐसे वीडियोस जो है काफी असर करते थे आम नेपाली नागरिकों पर।
कहीं ना कहीं इसका भी एक गुस्सा जो है इस का दिखाई पड़ा है, आक्रोश दिखाई पड़ा है। और भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता और निपोटिज्म कहीं ना कहीं एक मुद्दा इसके पीछे है, एक कारण है। हाल में इस अस्थिरता का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, क्या देखते हैं आप? जो है राजनीतिक दलों को ही मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेपाल की आवाम ने तो उन्हें वोट दिया, मत दिया, सरकारें बनाई, लेकिन आमतौर से वो सरकारें अपना या तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई या तो नेपाली जनता की आकांक्षाओं पर वो खरी नहीं उतर सके। नेपाल में डेमोक्रेसी जो है पहली बार जो है 1991 में जब राजा वीरेंद्र थे, और उन्होंने बहुत ही मामूली जो है आंदोलन के बाद अपना सिंहासन छोड़ दिया और नेपाल में एक सेमी डेमोक्रेसी उन्होंने दे दी और संवैधानिक रूप से वो राजा बने रहे। हालांकि उनके अधिकार बहुत ही सीमित थे, सारी जनता में ही निहित थी सारी शक्तियां। और एक तरीके से वहां से एक तरीके से नेपाल में जो है एक शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद में जो है नेपाली कांग्रेस की सरकार आई 90 के दशक में, और नेपाल की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। उस समय गिरिजा प्रसाद कोइराला जी की सरकार हुआ करते थे, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जैसे नेता हुआ करते थे, तो वहां पे भी काफी देखा गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार उस दौर में नेपाल की जनता ने दिया था। और नेताओं के आपसी के स्थान के कारण जो हो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और मध्यवर्ती चुनाव होने पड़े। उसके बाद जो है एक आक्रोश फैला नेपाल में और एक जनयुद्ध की शुरुआत हुई। और एक जनयुद्ध के जरिए जो है पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया और एक नया गणराज्य स्थापित हुआ। और उस संघीय गणराज्य के तहत जो है प्रचंड जो है नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। और लोगों में एक उम्मीद जागी कि अभी परिवर्तन होगा नेपाल में और डेमोक्रेसी का जो एक फायदा है आम नेपाली को या आम नागरिक को, किसी भी देश के आम नागरिक को मिलता है, वो फायदा मिलेगा। लेकिन राजनीतिक दल जो है एक तरीके से देखेंगे तो सत्ता लोलुपता सभी पार्टियों में दिखाई पड़ी, और जिसका परिणाम ये रहा है कि जब ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने जब हिंसात्मक रूप लिया तो उस वक्त सभी दलों के नेताओं को जो है, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी को प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया। आपको क्या लगता है कि क्या वहां पर डेमोक्रेसी बचेगी या राजशाही लौटेगी, या कोई और सियासी नजरिया या सियासी निज़ाम वहाँ पर अब नए सिरे से निकलेगा और वो आने वाले दिनों में वहाँ पर हुकूमत करेगा? देखिए, नेपाल में जो है अभी तक जो आंदोलन हुए हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो कहीं ऐसी बातें सुनने में नहीं आ रही कि उनको डेमोक्रेसी के अलावा एजेंसी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, या एजेंसी के सपोर्टर्स का कोई ऐसा बयान या कहीं सुनने में नहीं आया है कि वो कोई दूसरी व्यवस्था चाहते हैं। उनकी जो नाराजगी आमतौर से साफ दिखाई पड़ती है वो मौजूदा नेतृत्व से दिखाई पड़ती है, मौजूदा सियासी दलों से है। व्यवस्था को, मतलब एक जो सिस्टम है संघीय गणराज्य, उसको लेकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो राजशाही समर्थक हों। इस तरीके से तो बातें अभी तक कहीं सुनाई नहीं पड़ रही हैं, ना पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। लेकिन कल जो है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का एक जो बयान आया है उससे इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग एंगल से जरूर देखा जा सकता है, जिसमें राजा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि नेपाल की समस्याओं का समाधान जो है नेपाल के भीतर होना चाहिए। तो एक एक तरीके से ये एक नया एंगल इसमें जरूर आया है। लेकिन जेनजी का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, उसमें कहीं जो है इस तरीके की बात नहीं आई कि व्यवस्था को हटा के वो राजशाही के लिए कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी कुछ इस तरीके के बातें तो नहीं है कि राजशाही की नेपाल में वापसी हो रही है। हालांकि ऐसा एक तबका जरूर है नेपाल में जो राजशाही का समर्थक है, और उसकी जो एक वजह विश्लेषकों ने बताई है वो ये है कि जो सियासी दल सत्ता में आए, जो डेमोक्रेसी जब नेपाल में आई, तो वो नेपाल के जो आवाम है, जो जनता है, उनकी आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर सकी। इसलिए जो है वो तो कभी कभी राजा के बारे में सोचते हैं कि इससे अच्छा तो राजा का ही शासन था। सगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखें और जब भी कोई अहम अपडेट आपके पास हो तो हमें शेयर करें। बेहद बहुत शुक्रिया।